हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स का जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड दिस इज माय 15th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 15वां लेक्चर वीडियो है। 14 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 15th लेक्चर वीडियो। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट करना है। 42 क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन पार्टनरशिप। आपको बताना है, ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको बताना है पार्टनरशिप के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा मैं बताना चाहूंगी कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग पे पूरी मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट सेपरेट बनी हुई है। मैं पार्टनरशिप बहुत डिटेल में ऑलरेडी अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूं। तो आपको डिटेल में और पढ़ना हो ना तो उस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम ऑप्शन पढ़ते हैं और देखते हैं कि पार्टनरशिप के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड ओनली द वर्किंग पार्टनर इज इंटाइटल टू रिमनरेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, ठीक है, रिमनरेशन से रिलेटेड, तो केवल वर्किंग पार्टनर इंटाइटल होता है रिमनरेशन के लिए। ये बात कही गई है। तो बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी रिमनरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि वर्किंग पार्टनर को ही रिमनरेशन मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला देखते हैं, अगला स्टेटमेंट क्या है। एनी फर्म विच अर्न नॉर्मल प्रॉफिट हैज नो गुडविल। यानी कोई भी फर्म जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है उसका नो गुडविल होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम समझने से पहले जरा हमें पता होना चाहिए कि गुडविल क्या होता है। ठीक है, गुडविल क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो गुडविल हम जानते हैं ये क्या होते हैं। इट इज द रेपुटेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की जो रेपुटेशन होती है दैट इज कॉल्ड गुडविल। जो वो कई साल काम करने के बाद जो मार्केट में रेपुटेशन अर्न करती है दैट इज कॉल्ड गुडविल। एंड गुडविल कैसे कंप्यूट किया जाता है? कंप्यूट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना ज्यादा है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट से, दिस इज कॉल्ड गुडविल। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से, दिस इज कॉल्ड गुडविल। इसी को गुडविल कहते हैं। ठीक है, गुडविल क्या है? इट इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट। एंड गुडविल कब एग्जिस्ट करता है? गुडविल तभी एग्जिस्ट करता है व्हेन द फर्म अर्न सुपर प्रॉफिट। जब फर्म को सुपर प्रॉफिट होता है ना तभी गुडविल एग्जिस्ट करता है। अगर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो गुडविल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये कुछ खास बातें हैं गुडविल के बारे में। ठीक है, ये समझा है गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज गुडविल। एंड गुडविल एग्जिस्ट कब करता है? व्हेन देयर इज अ सुपर प्रॉफिट। जब सुपर प्रॉफिट हो तभी गुडविल एग्जिस्ट करता है। नॉर्मल प्रॉफिट के केस में गुडविल एग्जिस्ट नहीं करता है। इफ द फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट या फिर अगर लॉस हो रहा है फर्म को तो भी गुडविल नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट यही तो कह रहा है कि एनी फर्म विच अर्न नॉर्मल प्रॉफिट हैज नो गुडविल। तो ये स्टेटमेंट तो सही है एंड दिस इज फॉल्स। ठीक, बट चलिए आगे के और स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है? द बिजनेस ऑफ द फर्म मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर। कि जो पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है ये कैरी ऑन करना चाहिए सारे पार्टनर कैरी ऑन करते हैं। तो जब मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ा रही थी तो मैंने आपको पार्टनरशिप की डिफिनीशन बताई थी। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप, एक एसोसिएशन है दो या दो से ज्यादा लोगों का जिसमें वो अग्री होते हैं कि कोई बिजनेस कैरी ऑन करेंगे एंड प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट को शेयर करेंगे एंड बिजनेस को रन करेंगे विच इज कैरी। एक खास बात उसमें है, कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप फर्म में या तो सारे पार्टनर मिलके काम करते हैं, सारे वर्किंग पार्टनर होते हैं, एक्टिव पार्टनर होते हैं, या फिर कोई एक भी हो सकता है, कोई दो भी हो सकता है, विच इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो यानी पार्टनरशिप फर्म में बताया था ना, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर भी होता है। स्लीपिंग पार्टनर यानी जिसने केवल पैसा दिया है,
ठीक है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो वैसा भी तो होता है। तो यानी ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है ना कि बिजनेस फर्म में सारे पार्टनर एक्टिवली कैरी ऑन करने चाहिए बिजनेस को, तो ऐसा नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगला देखते हैं, अगला स्टेटमेंट क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म शेल बी पेड इफ देयर इज अ प्रॉफिट। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को, तो उस पे जो इंटरेस्ट है वो तभी दिया जाएगा व्हेन द फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट, जब फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है तभी दिया जाएगा। तो बता दूं ऐसा नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड वेदर द फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉसेज। फर्म को चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हुआ। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर समझ में आ गया है कि ऑप्शन बी यहाँ पे केवल ट्रू है, बाकी सब स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में बताना चाहती हूँ, और ये बताना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ कौन से नहीं पढ़ाई हूँ। क्योंकि सही में 750 लेक्चर वीडियो मेरे चैनल पे आज की तारीख तक अपलोडेड है, तो सही में इतने लेक्चर वीडियो में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ढूंढना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अगस्त 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। बट अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, अगस्त 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। सेपरेट प्लेलिस्ट चैनल पे बनाई हुई है, और मेरा फर्स्ट चैनल और मेरा सेकंड चैनल भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे सेकंड चैनल पे भी मैं कॉमर्स स्ट्रीम के डिफरेंट सब्जेक्ट कवर करती हूँ। जैसे सेकंड चैनल पे इस समय मैं रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ा चुकी हूँ, इनकम टैक्स पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, एंड HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा चुकी हूँ। एंड आने वाले टाइम में जल्द ही मैं इस पे ऑडिटिंग शुरू करने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरा दूसरा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक तो करना ही है, कमेंट करके भी बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, आपको समझ में आया कि नहीं आया। एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी लिंक वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन भी जरूर रीड कर लिया करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, द स्ट्रैटेजीज ऑफ फ्लैंकिंग डिफेंस, प्रिमिटिव डिफेंस, मोबाइल डिफेंस, कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस, काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस इज यूज्ड बाय विच मार्केट प्लेयर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो डिफेंस की कुछ स्ट्रैटेजीज है, ये कौन सा मार्केट प्लेयर यूज करता है। क्या मार्केट चैलेंजर यूज करता है, मार्केट लीडर यूज करता है, मार्केट फॉलोअर यूज करता है, या मार्केट निशर यूज करता है, या स्टार्टअप मार्केटर यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज के नाम लिखे हुए हैं। तो बेसिकली पहले मैं आपको इन स्ट्रैटेजीज के बारे में बताती हूँ। पहली क्या है, फ्लैंकिंग डिफेंस। ठीक है, पहली क्या है, फ्लैंकिंग डिफेंस। फ्लैंकिंग डिफेंस, वैसे फ्लैंक का मतलब होता है कि टू बी प्लेस्ड एट साइड, यानी साइड में प्लेस करना, दिस इज कॉल्ड फ्लैंकिंग। तो फ्लैंकिंग डिफेंस बेसिकली क्या होता है, ये वो कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें जो मार्केट लीडर होता है, जिसमें ये वो स्ट्रैटेजी है जिसमें जो मार्केट लीडर होता है, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, पहचानने की कोशिश करता है, एंड स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, किसको, अपने वीक पॉइंट को। ठीक है, हर बिजनेस का कुछ वीक पॉइंट होता है ना, तो ये वो फ्लैंकिंग स्ट्रेटजी या फ्लैंकिंग डिफेंस वो है जिसमें मार्केट लीडर आइडेंटिफाई करता है, स्ट्रेंथन करता है अपने वीक पॉइंट को। ठीक है, जैसे कोई ज्योग्राफिकल एरिया हो सकता है, किसी एरिया में सेल नहीं हो रही है, या कोई मार्केट सेगमेंट हो सकता है, ठीक है, जो अंडर परफॉर्म हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करता है, अ, और उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, कि अगर करेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, दूसरे राइवल्स आएंगे और उस एरिया में आके उसको अटैक करेंगे, मार्केट लीडर को अटैक कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में आके मार्केट लीडर को बाकी उसके जो राइवल्स है वो अटैक कर सकते हैं। तो फ्लैंकिंग जो डिफेंस है उसमें क्या होता है, वो आइडेंटिफाई करता है, स्ट्रेंथन करता है अपने वीक पॉइंट को। वीक पॉइंट कोई सेगमेंट भी हो सकता है, ठीक है, सपोज करिए किड सेगमेंट या एडल्ट सेगमेंट, ठीक है, या टीनेजर सेगमेंट, कोई सेगमेंट भी हो सकता है, या कोई एरिया भी हो सकता है जहां पे कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो उसको ठीक करता है, दिस इज फ्लैंकिंग डिफेंस। ठीक, अगला देखते हैं, बहुत सारी अच्छी स्ट्रेटजीज के यहाँ पे नाम है। अगला क्या है, प्रिमिटिव डिफेंस। अगला क्या है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पहले, ठीक है, प्रिमिटिव डिफेंस। तो प्रिमिटिव डिफेंस बेसिकली वो स्ट्रेटजी, प्रिमिटिव का यहाँ पे मतलब ये है कि पहले अटैक करना। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा, प्रिमिटिव का यहाँ पे मतलब क्या है, पहले अटैक करना। तो प्रिमिटिव डिफेंस स्ट्रेटजी वो है, स्ट्रेटजी है जिसमें बिजनेस जो है
पहले से अगर कोई थ्रेट है, कॉम्पिटिटर से कोई थ्रेट है, तो उसको पहले से कह लीजिए सूंघ लेता है, पहले से सेंस कर लेता है एंड फिर अटैक कर देता है बिफोर द कॉम्पिटिटर अटैक द कंपनी। यानी कॉम्पिटिटर अटैक करे उससे पहले जो है, जब कंपनी अटैक कर दे, तो दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव डिफेंस। ठीक है, इसमें पहले से सेंस कर लेता है, अगर कोई थ्रेट है तो इससे पहले से सेंस कर लेना। एंड अटैक करना बिफोर इट इज एबल टू अटैक, बिफोर राइवल इज एबल टू अटैक, यानी राइवल पे अटैक करे उससे पहले अटैक कर देना, दिस इज प्रिमिटिव डिफेंस। अगला क्या है? मोबाइल डिफेंस। अगला क्या है? मोबाइल डिफेंस। नाम से ही समझ में आ रहा है, मोबाइल। मोबाइल मतलब जो मूवेबल हो। तो मोबाइल डिफेंस में क्या होता है? देयर इज अ कांस्टेंट चेंज। मोबाइल मतलब चेंज। ठीक है, तो मोबाइल डिफेंस बेसिकली वो स्ट्रेटजी है जिसमें कंपनी क्या करती है? कांस्टेंट चेंज करती है बिजनेस में। ठीक है, अपने बिजनेस में, बिजनेस की स्ट्रेटजी में, प्रोडक्ट में, सर्विसेज में कांस्टेंट चेंज लाती रहती है, ताकि ये कॉम्पिटिटर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाए कि कॉम्पिटिटर उसे कॉपी कर पाए एंड कॉम्पिटिटर जो है कंपीट कर पाए। ठीक है, कॉम्पिटिटर कंपीट कर पाए एंड कॉपी कर पाए। ठीक है, जैसे कंपनी जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है या फिर नए मार्केट में इंटर कर रही है या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंज कर रही है, तो वो कॉन्स्टेंटली चेंज करती रहे, ताकि कॉम्पिटिटर ना तो उसे कॉपी कर पाए और ना ही उससे कंपीट कर पाए। ठीक है, तो दिस इज मोबाइल डिफेंस। अगला जो डिफेंस है दैट इज कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस। अगला जो डिफेंस है दैट इज कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस। तो कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस क्या होता है? ये वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करना यानी सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ा है। ठीक है, पहले कंपनी इतनी जगह फैली हुई थी, अब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करके उसे कम कर रही है। तो वही है कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस। बेसिकली वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है जिसमें मार्केट लीडर क्या करते हैं? विड्रॉ कर जाते हैं कुछ मार्केट सेगमेंट से। ठीक है, कोई पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट है। ठीक है, मार्केट सेगमेंट मतलब समझ रहे हैं ना? सपोज करिए टीनेजर के लिए कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाई थी, ठीक है, या किड्स के लिए कोई प्रोडक्ट बना रही है, ये एडल्ट्स के लिए कोई प्रोडक्ट बना रही है, या लेडीज के लिए कोई प्रोडक्ट ऐसे बना रही है। ठीक है, तो किसी सेगमेंट में कंपनी मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं है, वीक है। ठीक है, सपोज करिए टीनेजर या किड्स के सेक्शन में कंपनी वीक है, पर जबरदस्ती कंपनी अभी तक इस सेक्शन में थी। तो कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस क्या कहता है कि ये वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है जिसमें मार्केट लीडर जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी अपने एरिया को कम करता है, जो वीकर सेक्शन है उसको छोड़ देता है, और फिर जो अपने स्ट्रॉन्गर सेक्शन है उनको उन पे और ज्यादा ध्यान देता है, उनको और स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा सेक्शन है कंपनी का जिसपे कंपनी बहुत टाइम से काम कर रही है लेकिन उसे इंप्रूव नहीं कर पा रही है, उसमें कंपनी वीक है, ठीक है, किड्स पे फोकस नहीं कर पा रही है, किड्स के लिए प्रोडक्ट नहीं बना पा रही है, तो किड्स ले भी नहीं रहे उनकी कंपनी के प्रोडक्ट, तो फिर कंपनी क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्टर में उस सेगमेंट को ही कंपनी छोड़ देगी। ठीक है, और फिर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ेगी, उन एरियाज पे फोकस करेगी जहां पे कंपनी की एक्सपर्टीज है। ठीक है, और उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। दिस इज कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस। अगला क्या है? काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस। काउंटर ऑफेंसिव, काउंटर ऑफेंसिव। देखिए काउंटर ऑफेंसिव का मतलब क्या है? काउंटर ऑफेंसिव यानी किसी ने आप पे अटैक किया और आप क्या कर रहे हैं? रिटेलिएट कर रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफेंसिव। तो काउंटर ऑफेंसिव वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है जिसमें क्या होता है? जो कॉम्पिटिटर है अटैक करता है बिजनेस पे, एंड बिजनेस जो कॉम्पिटिटर है, सी मतलब कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर ने बिजनेस पे अटैक किया एंड बिजनेस ने वापस कॉम्पिटिटर पे काउंटर अटैक किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है, तो दिस इज काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये थे कुछ स्ट्रेटजी, सारी स्ट्रेटजी मैंने डिटेल में आपको समझा दी है। ठीक है, एंड ये जो सारी स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं कितनी एक से बढ़ के एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है, एंड ये सारी स्ट्रेटजी कौन फॉलो करता है? मार्केट लीडर फॉलो करता है। ठीक है, चैलेंजर नहीं, फॉलोअर नहीं, निशर नहीं, स्टार्टअप नहीं, ये सारी स्ट्रेटजी एक से बढ़ के एक स्ट्रेटजी है, एंड दिस इज फॉलोड बाय मार्केट लीडर। मार्केट लीडर इनको फॉलो करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी ओनली। मार्केट लीडर ये सारी ही स्ट्रेटजी जिसकी जहां पे रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रेटजी फॉलो करता है। ठीक, तो आंसर पता चल गया, बी ओनली, मार्केट लीडर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंसिंग चॉइसेस इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सजेस्टेड बाय पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, ये जो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि अगर किसी कंपनी को फाइनेंस करना है, ठीक है, फाइनेंस की जरूरत है, तो उनकी प्रेफरेंस क्या होगी? फाइनेंसिंग अगर चॉइसेस देखनी है तो कंपनी की प्रेफरेंस क्या होगी, ये आपको बताना है और इनको अरेंज करना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि अकॉर्डिंग टू पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, ये जो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है
इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो फाइनेंसिंग की चॉइसेस हैं उसमें प्रेफरेंस जो है कंपनी या जो बिजनेस है फाइनेंस करना है तो क्या उनकी प्रेफरेंस रहती है अकॉर्डिंग टू पेकिंग ऑर्डर थ्योरी। ठीक, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग, न्यू इशू ऑफ इक्विटी, इशू ऑफ डेप्ट। तो आपको करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट इनमें से चारों में से बताना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। पेकिंग ऑर्डर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कंपनी को फाइनेंस करना है तो कंपनी की प्रेफरेंस क्या होगी, क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये 3 है, तो इसमें प्रेफरेंस क्या होगी, सबसे पहले कौन सा कंपनी चूज करेगी, उसके बाद कौन सा करेगी। तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले पैकिंग ऑर्डर थ्योरी पता होनी चाहिए। तो देखिए पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या कहती है, मैं आपको बता देती हूँ, फिर देखिएगा खुद ही आंसर कर लेंगे। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या कहती है कि मैनेजर जो होता है जब भी जो सोर्सेज ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट या फंड्स फाइनेंस के बारे में सोचता है, फाइनेंसिंग की चॉइस के बारे में सोचता है ना, तो जो मैनेजर है उसकी प्रेफरेंस क्या होती है वो बताते हैं। तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में बताया गया है कि मैनेजर की प्रेफरेंस क्या होगी। मैनेजर की प्रेफरेंस होती है हमेशा सबसे पहले जो है ना रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग यानी कंपनी के पास पहले से जो अर्निंग है, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, उसको यूज करे एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये सबसे पहला होता है। और उसके बाद कंपनी क्या यूज करे, डेप्ट यूज करे। उसके बाद सोर्स ऑफ फाइनेंस में कंपनी डेट यूज करे और उसके बाद यूज करे इक्विटी। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कंपनी को फाइनेंस की जरूरत है तो कंपनी का प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहला होना चाहिए रिटेन्ड अर्निंग, यानी जो भी पैसे हैं कंपनी के पास सबसे पहले वो यूज करना चाहिए। उसके बाद डेप्ट इशू करे, उसके बाद इक्विटी से पैसे उठाना चाहिए। तो बेसिकली कंपनी क्या प्रेफर करती है, इंटरनल फाइनेंसिंग टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। यानी कंपनी कहती है कि पहले इंटरनल फाइनेंसिंग यानी अपने पास जो पहले पैसा है उसको यूज करो, देन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे जाना चाहिए। ठीक है, और कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कि पहले डेप्ट को यूज करो उसके बाद इक्विटी पे जाना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू पेकिंग ऑर्डर थ्योरी। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग, सबसे पहले प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग, यानी जो अर्निंग है उसको री इन्वेस्ट किया जाए, उसको सोर्स ऑफ फाइनेंस के रूप में यूज किया जाए, यानी ए। फिर उसके बाद इशू ऑफ डेप्ट, डेप्ट इशू करना चाहिए, फिर उसके बाद जो है न्यू इशू ऑफ इक्विटी। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, यानी सबसे पहले ए, उसके बाद डेप्ट, उसके बाद इक्विटी। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो टॉपिक्स हैं ये आप बुक से भी जरूर पढ़िएगा एंड लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अब तो मैं पैरेलली अपने दोनों चैनल पे हर दिन वीडियो डाल रही हूँ, तो प्लीज 2 चैनल को पैरेलल चलाना बड़ा मुश्किल है। तो प्लीज मुझे मोटिवेट करते रहा करिए, वीडियो को लाइक करते रहा करिए, कमेंट करते रहा करिए, ताकि मैं आपके लिए दोनों चैनल पे डिफरेंट सब्जेक्ट के जो लेक्चर वीडियो है वो लाती रहूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।